अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, वो निहायत ही अहम टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन टॉपिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और क्लास 10 के चैप्टर नंबर 9 में मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। हमारे पास केमिस्ट्री में 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम जो लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट वो एलिमेंट्स होते हैं कि जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट होता है, जो हमारे पास जो चीज वसूल होती है, जो चीज मिलती है, हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, तो जब प्रोडक्ट बन जाता है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और हम प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं रिएक्टेंट्स, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास जब बन जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसी तरह वाटर है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, वाटर बनता है। जब वाटर बन जाता है रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये रिवर्स नहीं होता। हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये वो रिएक्शंस है कि जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में टूट जाते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट उसी टाइम एट द सेम टाइम रिएक्टेंट्स बनाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्स होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिले, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनना स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एट द सेम टाइम वही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा टूटना स्टार्ट हुआ और दोबारा रिएक्टेंट बना। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन आपस में मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा जो है इसमें टूट जाता है, दोबारा रिएक्टेंट बनाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं होते, जारी रहते हैं। फिर इसमें एक लफ्ज है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो शुरू शुरू में प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा बनने के बाद जो है प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ऐसा लम्हा आ जाए कि जिसमें जितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट जितनी मिकदार में बनाता है और प्रोडक्ट जो है एट द सेम टाइम उतनी मिकदार में रिएक्टेंट्स भी बना रहा होता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाए, तो हम जो है कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में जो है इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया। इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं। और भी है जिसको समझना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्टर जो है जिस मिकदार में प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस स्पीड से वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। और इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी मिकदार या और नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या ये जो केमिकल रिएक्शंस में जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्टिव मासेस। फॉर एग्जांपल अब देखें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार 2 है, मैग्नीशियम की मिकदार 1 है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में मिलते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एक्टिव मास है वो 2 है, मैग्नीशियम का एक्टिव मास 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन का एक्टिव मास यहां पर 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का एक्टिव मास 2 है। इसी तरह यहां पर आयोडीन का एक्टिव मास 1 है और हाइड्रोजन का एक्टिव मास यहां पर 1 है। तो ये एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा, स्पीड उतनी ही तेज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा, और एक्टिव मास जितना कम होगा उतनी ही स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिसका नाम था गोल्डबर्ग एंड पीटर वाज। इसने 1864 में जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे उन पे मुख्तलिफ तजुर्बात किए और उसके बाद उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये एक्टिव मासेस जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट्स के, एलिमेंट्स के, कि जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो जितना ज्यादा हिस्सा लेंगे, ज्यादा मोल्स हिस्सा लेंगे, उतना ही केमिकल रिएक्शन जो है वो रेट ज्यादा होगा। जितना कम हिस्सा लेंगे उतना ही केमिकल रिएक्शन स्लो होगा। और ये यहां पर प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है वो एक्टिव मासेस पे, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस पे। फॉर एग्जांपल ए और बी रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट सी और डी बनाता है। इसके नंबर ऑफ मोल्स ए है, बी है, और इसके सी है, इसके डी है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे तो हम कहते हैं एक्टिव मास ज्यादा, और एक्टिव मास ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा।
ये एक्टिव मासेस कम होंगे, नंबर ऑफ मोल कम होंगे तो केमिकल रिएक्शन कम होगा। लिहाजा मैंने जब इस तरह लिखा तो ए और बी जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी, और एट द सेम टाइम सी डी जो है दोबारा ए और बी बनाते हैं। किस्म की रिएक्शन से इन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनाता है, और दूसरे किस्म की रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की जिसमें प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्शंस में जो है वो चेंज होते हैं, जिसको हम रिवर्स कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम जो रिएक्टेंट्स लेंगे वो ये लेंगे ए और बी, और रेट ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन के लिए हम जो रिएक्टेंट्स लेंगे वो सी डी लेंगे, क्योंकि सी डी दोबारा जो है कन्वर्ट होगा। लिहाजा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कंसंट्रेशन यानी मिकदार, ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। तो अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे तो हम यह कांस्टेंट लगाएंगे, और जब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये कांस्टेंट मैंने किसके लिए लगाया, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लगाया। लिहाजा मैं फॉरवर्ड कैसे स्टार्ट होता है, मैंने स्मॉल एफ यहां पर लिख लिया, f इक्वल टू kf a और b, ये इसका मैं रिएक्शन 1 का नाम दूंगा। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्योंकि ये जो है अब इसमें चेंज हो रहा है, लिहाजा अब मैं रिएक्टेंट्स जो है ये लूंगा, क्योंकि यहां पर किसका जिक्र है, यहां पर एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स का जिक्र है, तो यहां पर मैं रिएक्टेंट्स ये लूंगा, इसके एक्टिव मास लूंगा। लिहाजा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सी एंड डी। ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दोनों जो है मल्टीप्लाई होगा, इसके बराबर ये जो है जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाऊंगा इक्वल का निशान लगाऊंगा, तो इसलिए मैं जो है क्या लगाऊंगा, कांस्टेंट लगाऊंगा। कांस्टेंट जो है कांस्टेंट के साथ में आर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो ये इसको मैं सेकंड इक्वेशन का नाम दूंगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये वो केमिकल रिएक्शन की जो है वो स्टेज होता है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जितनी स्पीड से जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतनी स्पीड से प्रोडक्ट दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रही है, दोनों का स्पीड जो है जो रेट है वो इक्वल हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आरएफ जो है यहां पर हमारे पास वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में क्या आ गई, केएफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, मैंने यहां पर इसकी जगह ये लिख लिया, अब दरमियान में इक्वल निशान है, ठीक है। फिर आर आर जो है हमारे पास जो आ गया वो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, मैंने इसकी जगह ये लिख लिया। अब Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर जो Kf है फॉरवर्ड कांस्टेंट, ये इसके जो Kr की वैल्यू है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो Cd है ये AB उस साइड चला जाएगा, तो ये तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो है इस तरह आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, और इस तरह में मजीद अहम टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।